13 अगस्त 2024 मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके में रहने वाला जयप्रकाश शाम करीब 7:30 घर से निकला था। घर से निकलते वक्त उसने अपनी भाभी से कहा कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और थोड़ी देर में घर लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रात होने तक भी जयप्रकाश घर वापस नहीं आया। घर वाले उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जयप्रकाश का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने घबराकर जयप्रकाश के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन जयप्रकाश ने फोन नहीं उठाया। जब रात करीब 10:30 तक भी जयप्रकाश का कुछ पता नहीं चला, तो जयप्रकाश के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने जयप्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को उन्होंने बताया कि जयप्रकाश घर से यह कहकर निकला था कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और जल्दी घर लौट आएगा, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जयप्रकाश के माता पिता अपने घर लौट आए। उधर बरूराज थाना पुलिस भी जयप्रकाश की तलाश में जुट गई। इसी बीच 14 अगस्त की सुबह करीब 6 से 7 बजे मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र की सहजानंद कॉलोनी गली नंबर 9 में जब लोग रोज की तरह अपने घरों से बाहर निकले, तो उनकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक बोरी पर गई। बोरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भारी चीज रखी हो। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग हिम्मत करके बोरी के पास गए और जब उसे खोलकर देखा तो बोरी के अंदर एक सूटकेस था। जैसे ही सूटकेस खोला गया, अंदर का नजारा देखकर लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। इसके बाद सहजानंद कॉलोनी के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर मामले की पूरी जानकारी दे दी। कुछ ही देर बाद पुलिस टीम भी गली नंबर 9 में पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस सूटकेस को ध्यान से खोलकर देखा, लेकिन जैसे ही सूटकेस खोला गया, वहां तेज बदबू फैल गई। उस सूटकेस के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और शव की हालत बेहद ही भयानक थी। शव का सिर धड़ से अलग था और आंतें बाहर निकली हुई थीं। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस शव की पहचान नहीं कर सका। अब पुलिस को शक होने लगा कि किसी ने हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया है। इसी वजह से पुलिस ने सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद सहजानंद थाना पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना भेजी और पूछा कि कहीं किसी थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई है। इसी दौरान जानकारी मिली कि बरूराज थाना में जयप्रकाश नाम के एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो अभी तक लापता है। ये बात सामने आते ही बरूराज पुलिस की मदद से जयप्रकाश के घर वालों को सहजानंद थाना बुलाया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल की मोर्चरी लेकर गई, जहां जयप्रकाश का शव रखा हुआ था। और जैसे ही वहां उन्हें शव दिखाया गया, जयप्रकाश के घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह शव जयप्रकाश का ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जयप्रकाश की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और आखिर क्यों? जयप्रकाश से किसी की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसे इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया? जब पुलिस ने इस बारे में जयप्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की, तो उसकी मां रंभा देवी ने जो बातें बताईं, उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। रंभा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था। वो पेशे से इंजीनियर था और गोवा में एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ललिता नाम की एक लड़की, जो सहजानंद अहियापुर इलाके में रहती थी, रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननंद लगती थी। इसी रिश्तेदारी की वजह से जयप्रकाश कभी कभी सहजानंद कॉलोनी में ललिता के घर चला जाता था। वहां दोनों की मुलाकात होती रहती थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें फोन पर बातचीत में बदल गईं और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। साल 2021 आते आते दोनों काफी करीब आ गए थे और उनका रिश्ता आगे बढ़ गया था। इसके बाद ललिता बीपीएसएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई, जहां उसने किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं जयप्रकाश गोवा में नौकरी करने चला गया था। हालांकि दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी दोनों फोन कॉल और वीडियो कॉल पर लगातार संपर्क में रहते थे। बीच बीच में जयप्रकाश गोवा से पटना आकर ललिता से मिलने भी आता रहता था। जब दोनों अकेले में मिलते थे तो उसी दौरान जयप्रकाश ने
ललिता के कुछ निजी फोटो और वीडियो बना लिए थे। कुछ समय बाद ललिता ने हर महीने जयप्रकाश से पैसों की मांग करनी शुरू कर दी थी और जयप्रकाश उसे पैसे देता भी रहा। जयप्रकाश को ललिता से इतना प्यार हो चुका था कि वो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ललिता पर खर्च करने लगा था। धीरे धीरे ये बात ललिता के घर वालों तक भी पहुंच गई थी और जब उन्हें दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो परिवार ने भी इस शादी के लिए हामी भर दी। दूसरी ओर जयप्रकाश के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। क्योंकि जयप्रकाश घर में सबसे छोटा था, इसलिए घर वालों ने जयप्रकाश की खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। इसके बाद साल 2023 के आखिर में एक दिन ललिता के घर वाले जयप्रकाश के घर पहुंचे ताकि दोनों की शादी की बात पक्की की जा सके। लेकिन उस दिन जयप्रकाश के परिवार के लोग घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ समय बाद अगस्त 2024 में अचानक ललिता ने जयप्रकाश से मिलने की जिद की और उसे बार बार बुलाने लगी। उस वक्त जयप्रकाश गोवा में अपनी नौकरी पर था, लेकिन ललिता के लगातार कहने पर वो 13 अगस्त को गोवा से अपने घर लौट आया ताकि वो ललिता से मिल सके। उसी दिन यानी 13 अगस्त की शाम करीब 7:30 पर जयप्रकाश अपनी भाभी से ये कहकर घर से निकला कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन उस शाम के बाद जयप्रकाश का कोई पता नहीं चला। वो ना तो घर लौटा और ना ही जयप्रकाश ने किसी का फोन उठाया। अगला दिन था 14 अगस्त, वही दिन जब सहजानंद थाना क्षेत्र की गली नंबर 9 से पुलिस ने एक सूटकेस में बंद शव बरामद किया। इस खबर के मिलते ही जयप्रकाश के परिवार वालों को अस्पताल बुलाया गया था और सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने शव देखा, बिना किसी शक के पहचान लिया था कि वो शव किसी और का नहीं बल्कि जयप्रकाश का ही है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर जयप्रकाश की बेरहमी से हत्या किसने की थी? शव की पहचान होते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। सहजानंद कॉलोनी जहां से शव मिला था, वहां पुलिस ने एक एक घर जाकर पूछताछ शुरू की। इसके साथ ही उस पूरे इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। जिस जगह सूटकेस मिला था उससे करीब 100 मीटर दूर लगे एक कैमरे में रात के समय 3 लोग साइकिल पर एक भारी बोरी ले जाते हुए दिखाई दिए। थोड़ा आगे जाकर उन्हीं लोगों ने उस बोरी को घटनास्थल के पास फेंक दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि सीसीटीवी फुटेज में उन तीनों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अंधेरे और कैमरे की दूरी की वजह से उनकी पहचान करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। हालांकि पुलिस के सामने कई मुश्किलें थीं, फिर भी उनकी तलाश और जांच जारी रही। इसके बाद पुलिस ने जयप्रकाश की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस को शक था कि हो सकता है कि जयप्रकाश उस दिन भाभी से बाहर जाने की बात कहकर किसी दोस्त या जान पहचान वाले से मिलने चला गया हो और वहीं उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड ध्यान से देखी तो एक अहम बात सामने आई। पता चला कि जयप्रकाश पिछले कई दिनों से लगातार ललिता से बात कर रहा था। इतना ही नहीं, 13 अगस्त को घर से निकलने के बाद भी जयप्रकाश ने सबसे आखिरी कॉल ललिता को ही की थी। अब पुलिस ने जयप्रकाश की मां रंभा देवी का बयान, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल, इन तीनों को आपस में जोड़कर देखा तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। पुलिस को समझ में आ गया कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि ललिता ही मुख्य किरदार है। इसी शक के आधार पर पुलिस ललिता से पूछताछ करने उसके घर पहुंची। लेकिन तब तक ललिता और उसके परिवार वाले घर छोड़कर फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया। उन्होंने 13 अगस्त की रात ललिता के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की। जांच में सामने आया कि उस रात ललिता सहजानंद कॉलोनी के ही एक लॉज में ठहरी हुई थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत उस लॉज पर पहुंची। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि जिस कमरे में ललिता रुकी थी वो कमरा देवरिया जिले के रहने वाले रविंद्र कुमार के नाम पर लिया गया था और यहीं से मामला और भी गंभीर हो गया। लॉज स्टाफ ने पुलिस को बताया कि रविंद्र कुमार ललिता का ममेरा भाई है। ये बात सामने आते ही पुलिस ने बिना देरी किए रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में रविंद्र ने भी बाकी आरोपियों की तरह पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया।
लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रविंद्र ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में वो टूट गया और फिर जयप्रकाश के कत्ल से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक और बेरहम सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर न सिर्फ जयप्रकाश के घर वालों बल्कि पूरी कॉलोनी के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पूछताछ के दौरान रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि जब ललिता और जयप्रकाश के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, उसी दौरान ललिता बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन हालात अचानक बदल गए। रविंद्र के मुताबिक एक वीडियो कॉल के दौरान जब जयप्रकाश और ललिता बात कर रहे थे, तब जयप्रकाश ने ललिता के कमरे में किसी लड़के को देख लिया था और जब जयप्रकाश ने ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा तो ललिता ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। जयप्रकाश को शक था कि ललिता का किसी और के साथ प्रेम संबंध चल रहा है और वो उसे धोखा दे रही है। यहीं से दोनों के बीच शक और झगड़े की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद लगभग रोज ही दोनों के बीच बहस होने लगी। इस रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर एक दिन ललिता ने जयप्रकाश से साफ कह दिया था, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। लेकिन जयप्रकाश इस फैसले के लिए तैयार नहीं था। वो ललिता से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। हालांकि कुछ समय बाद मामला और भी बिगड़ गया। ललिता ने खुद जयप्रकाश के घर फोन किया और उसकी मां रंभा देवी से कहा कि वो जयप्रकाश से शादी नहीं कर सकती, आप उसे समझा लीजिए। इस कॉल के बाद रंभा देवी ने अपने बेटे जयप्रकाश को बहुत समझाया। रंभा देवी ने जयप्रकाश से कहा कि वो इस रिश्ते से दूर हो जाए, लेकिन जयप्रकाश ने अपनी मां से कहा कि उसने ललिता पर बहुत पैसा खर्च किया है, वो उससे बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। इसके बाद ललिता ने जयप्रकाश से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया था और यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। ललिता से बातचीत पूरी तरह बंद हो जाने के बाद जयप्रकाश बेहद नाराज हो चुका था। उसके पास ललिता के साथ बिताए गए पलों के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मौजूद थे। जब ललिता ने उससे बात करना छोड़ दिया और शादी से भी साफ इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर जयप्रकाश ने वही अश्लील फोटो और वीडियो ललिता के घर वालों और रिश्तेदारों को भेज दिए। इसके बाद से जयप्रकाश को जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई थी। इस घटना के बाद ललिता खुद को बहुत अपमानित महसूस करने लगी। वो ये अपमान किसी भी हाल में सहने को तैयार नहीं थी और यहीं से उसके मन में बदला लेने की भावना पैदा हो गई। ललिता ने अपने घर वालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि जयप्रकाश की हत्या के लिए ललिता लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन उस वक्त जयप्रकाश गोवा में था और घर लौटने को तैयार नहीं था। इसलिए ललिता ने अपनी प्लानिंग बदल दी। ललिता ने जयप्रकाश को शादी का झांसा देना शुरू कर दिया जिससे कि वो उसके पास आ जाए। ललिता ने जयप्रकाश को भरोसा दिलाया कि जैसे ही वो मुजफ्फरपुर पहुंचेगा वो उससे शादी कर लेगी। हालांकि जयप्रकाश को मन ही मन ये डर भी था कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, यहां तक कि उसकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन फिर भी ललिता पर भरोसा करते हुए जयप्रकाश मुजफ्फरपुर आ गया और यही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सबसे पहले जयप्रकाश भगवानपुर इलाके में अपने भाई के किराए के मकान पर पहुंचा। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद वो अपनी प्रेमिका ललिता से मिलने भगवानपुर के ही एक होटल में गया। होटल में दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। इसके बाद ललिता ने धीरे धीरे जयप्रकाश को अपने ममेरे भाई के कमरे पर चलने के लिए मना लिया। ललिता ने जयप्रकाश से कहा कि कमरे पर शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। जयप्रकाश ने भी ललिता की इस बात पर भरोसा कर लिया और उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद दोनों सीधे ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंचे। इसी दौरान ललिता ने चुपचाप फोन करके अपने घर वालों को यह जानकारी दे दी कि जयप्रकाश को लेकर वो रविंद्र के कमरे पर पहुंच रही हैं। पुलिस के मुताबिक कमरे में पहुंचते ही ललिता के भाई ने पहले चाकू से जयप्रकाश का गला रेत दिया। इसके बाद उसके पेट पर हमला कर आंतें बाहर निकाल दी गईं। इतना ही नहीं, जयप्रकाश के शरीर पर कई और वार भी किए गए। पुलिस का कहना है कि इस पूरी वारदात की मुख्य वजह
प्रेम प्रसंग ही थी। प्रेम संबंध के दौरान जयप्रकाश ने ललिता के कुछ निजी वीडियो बनाए थे और बाद में उन्हें वायरल कर दिया था। इसी अपमान और बदले की भावना में उसकी हत्या की गई। जयप्रकाश की मौत के बाद उसी कमरे में सभी आरोपियों ने मिलकर उसके शव को एक सूटकेस में भरा और फिर उस सूटकेस को एक बोरी में डाल दिया। इसके बाद आरोपियों ने उस बोरी को साइकिल पर लादकर घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। इस केस में पुलिस ने सबसे पहले ललिता के ममेरे भाई रविंद्र महतो को गिरफ्तार किया, लेकिन जयप्रकाश की प्रेमिका ललिता, उसका पिता किशोर महतो, उसके सगे भाई रणजीत और संजीत और उसका बहनोई सभी फरार हो गए थे। हालांकि कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार की निशानदेही पर इस वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसी के कमरे से बरामद कर लिया गया। इसके बाद सभी आरोपियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और सभी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और सभी आरोपी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं थी। यह कहानी थी अंधे प्यार, टूटे भरोसे और गलत फैसलों की। एक छोटी सी चूक पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है और कभी-कभी कई जिंदगियां भी। इसलिए रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा खतरनाक हो सकता है। अब इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए।